नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मसूरी में शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर मसूरी विधायक गणेश जोशी और साथी एमडीडीए और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल से एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली भी निकालकर मसूरी विधायक गणेश जोशी, लोक निर्माण विभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही मसूरी के विनाश के साथ अव्यवस्थित किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्री ज्ञापन एसडीएम मसूरी को सौंपा। जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने यहाँ पे पदयात्रा करी, उसके बाद जब अखबारों के माध्यम से छपा, जब उन्होंने माल रोड की दुर्दशा के बारे में सोशल मीडिया पर और अखबारों के माध्यम से बताया, तो कम से कम ये तो हुआ कि चीफ सेक्रेटरी साहब तक मसूरी तक पहुँचे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, क्योंकि वो भी मसूरी प्रेमी रहे हैं, उनको तो और पहले मसूरी आ जाना चाहिए था। लेकिन वो मसूरी तो आए, लेकिन क्या उन्होंने उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई की? क्यों इतना देर लेट हुई? क्या विलम्ब का कारण है? जो लाइब्रेरी पे रोड टूटी हुई है उसका क्यों नहीं अभी तक सुधारीकरण हुआ? क्यों उन अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारा यह कहना है कि इसका जो मसूरी की जो छवि खराब हुई है पूरे देश विदेश में, और जो मसूरी को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? किसको उसकी सज़ा दी जाएगी? और जो हमारे दो संबंधित मंत्री हैं इस पूरे मसूरी के, जो विधायक हैं और मंत्री हैं, और जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, क्या उन्होंने मसूरी में आकर झांका भी? जब पूरी मसूरी की स्थानीय जनता त्राही कर रही है माल रोड के लिए, तो क्या जनप्रतिनिधि का इतना दायित्व नहीं है कि वो जनता की आवाज़ जाकर बात सुने? मैं उनको निमंत्रण देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो पिक्चर पैलेस से और लाइब्रेरी तक, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने पदयात्रा की, वो पदयात्रा करे और जनता से और पर्यटकों से हाल जाने की मसूरी की माल रोड का क्या हाल है, क्या उनको असुविधा हुई है, क्या उनको आर्थिक नुकसान हुआ है, क्या उनको परेशानी हुई है, तो किस तरफ है उनका ध्यान? किस लिए उन्होंने जनता का वोट लिया? सिर्फ इसलिए कि अपने कार्यकर्ताओं को बुलाओ, ढोल नगाड़ा बजाओ और योजनाओं का श्रेय ले लो और चल दो। आज यमुना का पानी कहाँ है वो जनता के पास है। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? प्रीति, देखिए, जिस तरीके में यहाँ पर कांग्रेस लामबंद हो गई है, क्योंकि मसूरी में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं। इससे में माल रोड के काम भी अभी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर मुख्य सचिव द्वारा भी यहाँ का निरीक्षण किया गया है और अब 7 जून को यहाँ पर हरीश रावत भी धरना देंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जो मसूरी के विधायक, और लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं सतपाल महाराज, दोनों को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा आज प्रदेश के 200 मंत्री हैं, परंतु मसूरी माल रोड की हालत वक्त से बदतर हो रही है, जिसको कांग्रेस किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कई समस्याओं को लेकर यहाँ पर एसडीएम मसूरी को ज्ञापन दिया कि इन समस्याओं का जल्द निस्तारण हो, और अगर 15 जून तक माल रोड का काम पूरा नहीं होता तो उसको लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही जिन 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, कौन कौन सी ये मांगे हैं जो कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन देखने को मिला? प्रीति, देखिए, क्योंकि 12 सूत्रीय मांगों में अहम है वो है बिलाडू स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर, और टाउन हॉल, क्योंकि काफी बहुउद्देशीय टाउन हॉल यहाँ पर बन गया है, परंतु स्थानीय लोगों को उसको उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। नोटिफाइड और डी नोटिफाइड प्रॉपर्टीज का यहाँ पर सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से यहाँ पर निर्माण कार्यों में दिक्कत आ रही है। और ऐसे अन्य मांगे हैं जिनको पूरा करने की मांग यहाँ पर की जा रही है, और उसमें एसडीएम ने आश्वासन दिया कि जो भी नियम अनुसार इसमें कार्रवाई होगी उसको करेंगे और उनकी मांगों को पूरे करने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका जानकारी देने के लिए। खबर मसूरी से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही मसूरी लोक निर्माण के विभाग भी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना को बेहद ही दुखद बताया और साथ ही कष्टकारी बताते हुए चंपावत में अपने विधानसभा चुनाव की जीत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोड शो निरस्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे में हताहत हुए यात्रियों के प्रति शोक संवेदनाएं अपनी प्रकट करते हुए घायलों के जल्द ही ठीक होने की कामना भी की। तो उड़ीसा में बीती देर शाम जो हादसा हुआ उसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक संवेदनाएं प्रकट की और साथ ही ट्वीट करते हुए मृतकों
के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही घायलों के तुरंत ही स्वस्थ होने की भी कामना की है और साथ ही जितने भी कार्यक्रम प्रशासन की तरफ से प्रस्तावित है उन सभी कार्यक्रमों को भी रद्द करते हुए सीएम धामी ने श्रद्धांजलि मृतकों के प्रति अर्पित की। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, उड़ीसा में जो बीती रात हादसा हुआ उसे देखते हुए बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और इसी को लेकर सीएम धामी ने भी अपने कई कार्यक्रम रद्द किए। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें कि कल जिस तरह से जो एक भीषण रेल दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है, इस पर सभी की आंखें नम है, सभी लोग चुप गए और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड में श्रद्धांजलि अर्पित की है। मृतक आत्माओं के लिए की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और एक शोक सभा का भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजन किया गया है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा चंपावत विधानसभा चुनाव का 1 वर्ष पूरा हुआ है और इस 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज चंपावत में एक विशाल रैली का आयोजन वहां के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रहना था। लेकिन इस भीषण घटना के बाद में मुख्यमंत्री ने अपना वो रैली का जो कार्यक्रम था, जो स्वागत सम्मान का जो कार्यक्रम था, उसको निरस्त कर दिया और वहां के अन्य जो कार्यक्रम थे वो भी सब निरस्त किए गए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपने आवास पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और एक शोक सभा का आयोजन किया। हालांकि इस घटना पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है और जो घायल हुए हैं उन लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की है। और इस घटना से जहां देश भर में शोक की लहर है, वहीं उत्तराखंड में भी इस घटना के बाद में शोक की लहर देखने को मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। कोटद्वार में विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इसी संबंध में उप जिलाधिकारी कोटद्वार के माध्यम से राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन भी भेजा गया और साथ ही कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिंदू पंचायत धर्मशाला झंडा चौक में एकत्रित होकर और उसके बाद विशाल आक्रोश रैली कोटद्वार मार्केट से होते हुए जोरदार नारेबाजी के साथ तहसील परिषद तक पहुंची। तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को भी ज्ञापन सौंपा गया। खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली गई और इस दौरान उप जिलाधिकारी के भी माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
वहीं चमोली जिले के महाविद्यालय गोपेश्वर में छात्र संघ समारोह में एबीवीपी के छात्र नेताओं ने एनएसयूआई के पदाधिकारियों द्वारा मंच पर जगह न देने को लेकर हंगामा किया और मौके पर स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। मौके पर विधायक के सामने दोनों संगठनों के छात्र नेता भिड़े। वहीं पुरोला में नाबालिग लड़की को एक विशेष समुदाय के लड़के द्वारा भगाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि और उसके बाद चक्राता में ही एक और मामला सामने आया, जिसके बाद यमुना घाटी में जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पुरोला की घटना बीते दिनों की है, लेकिन आम लोगों में अब भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू जागृति मंच, बजरंग दल और साथ ही स्थानीय लोग समेत व्यापार मंडल की एक बड़ी संख्या में पूरे बाजार में जुलूस प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। तो वहीं यमुना घाटी में करीब 5000 दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान पूरे तरीके से बंद रखे। आज तक शायद सब लोगों को पता है कि रामायण लिखी गई तो एक महिला के दर्द पे लिखी गई, महाभारत अगर हुई है तो एक महिला के दर्द पे हुई है। यदि महिलाओं पे जब जब किसी ने अत्याचार किया, जब जब किसी ने उंगली उठाई, तो उनका सर्वनाश की हुआ है। और मैं ये जो रैली निकाली हमारे बच्चों ने, ये इनकी अंदर की पीड़ा है। जब यहाँ की बेटियों पे, यहाँ की महिलाओं पे अत्याचार होना शुरू हुआ और ये लोग जो है अपने जो ये, मैं तो इनको जालिम बोलूंगी, क्योंकि जब इन लोगों को हमने अपनी दुकानें दे रखी है, अपने घर दे रखे हैं और यहाँ तक नहीं ठेके भी इन्हीं को दे रहे हैं, और आज ये हमारी छोटी छोटी बालिकाओं को ऐसे पहला फुसला कर भगा रहे हैं, तो इन लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उस भाई से मेरा कहना है, जब सड़क पे कोई लड़की चलती है, जब आप उसको देखते हो कि ये किसी जिहादी के साथ है या उसके साथ कुछ घट रहा है, तो आप लोग आंख मूंद के क्यों चलते हो? तब आप लोग क्यों नहीं उसको समझाते? पर उसको बताओ पहले कि दुर्गा कौन है और काली कौन है, और तभी दुर्गा होगी जब आप उसका संस्कार दोगे। जब वो सड़कों में चल रही है, वो आपकी तरफ हाथ लगाए देखिए, तब क्यों नहीं कोई आता? जिहादियों से बचाना है तो अपनी बहनों को पहले घर में समझाना होगा, क्योंकि वो कभी बड़ी लड़कियों पे उनकी निगरानी नहीं होती। वो हमेशा बच्चों को देखते हैं, हमेशा उस लड़की को देखते हैं जो अज्ञानी है, जिसको अपने संस्कारों का पता नहीं, जिसको अपने धर्म का पता नहीं। पहले उसको। मसूरी का एकमात्र सरकारी अस्पताल इन दिनों पानी को तरस रहा है। मसूरी में अस्पताल में पानी ना होने के कारण अस्पताल में भर्ती मरीज अस्पताल को छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को भी पानी नसीब नहीं हो रहा। अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ पानी की बोतल खरीद कर काम चला रहे हैं और ऐसे में मसूरी उप जिला चिकित्सालय में गंदगी और बदबू से भी लोग बदहाल, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मसूरी उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस यतेंद्र सिंह ने कहा कि जल्द ही मसूरी यमुना पंपिंग योजना के तहत पेयजल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। शहर के अंदर भी तो अभी सिविल हॉस्पिटल के लिए भी हमने पानी खुलवाया। एक लाइन इनकी चालू है और एक लाइन में जो है वो टूटी हुई पाई गई, जिसकी अभी रिपेयर करके उसमें भी पानी चालू कर दिया जाएगा। पर समय समय पे देखा जाता है कि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या रहती है, तो आप कोई ऐसा ठोस योजना आपके द्वारा बनाई जा रही है कि यहाँ पानी की दिक्कत ना हो? हाँ, मसूरी शहर में मांग और आपूर्ति में काफ़ी अंतर है, जिसकी वजह से समस्याएं बन रही हैं। यमुना पेयजल आपूर्ति के बाद पानी सुचारू हो जाएगा। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था से हम लोग टैंकर के माध्यम से भी यहाँ पर जलापूर्ति करने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2018 में 28 फरवरी को तत्कालीन लोकसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा काठगोदाम पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट कार्यालय का लोकार्पण किया गया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी यहां पासपोर्ट बनवाने आने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां ना तो पीने का पानी उपलब्ध है और ना ही बैठने के लिए बेंच कुर्सी जैसी सुविधाएं हैं। तो वहीं कार्यालय में उपस्थित सत्यापन अधिकारी और साथ ही अतुल कुमार सक्सेना ने बताया कि कार्यालय में रोजाना 65 लोगों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। तो वही मिनिस्ट्री के आदेश पर अब शनिवार को भी पासपोर्ट कार्यालय खोला जा रहा है, ताकि जिससे लोगों का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। 61 हैं टोटल, जिसमें नॉर्मल और रीशू केस
और 5 पीसीसी होती हैं। ये स्पेशल जो है मिनिस्ट्री के आदेश पे ये सैटरडे को ऑफिस खोले जा रहे हैं, जिससे एप्लीकेंट को जो लंबी डेट मिलती थी जो नज़दीकी डेट मिलने लगे। चार दिवसीय अभिनीत बुधानी महोत्सव में दूसरे दिन भी रामलीला मैदान थराली में लोगों की भीड़ देखने को मिली। मेले का उद्घाटन एसबीआई थराली के शाखा प्रबंधक और साथ ही नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल और विदेशी मेहमान डेविड ने किया। कार्यक्रम में बधानी संस्था, लोक गायक प्रदीप बुटोला और साथ ही स्कूली छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने के लिए नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया जा रहा है और पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो जन जागरूकता के कार्यक्रम बधानी संस्था के द्वारा हर वर्ष किए जाते हैं, उसी क्रम में इस वर्ष रामलीला मैदान थराली में हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आसाया जी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आदरणीय मैं मुनिया जी, हेमलता जी। उत्तराखंड पुलिस गंगा नदी में डूबते हुए व्यक्ति के लिए देवदूत बनकर सामने आए। देवप्रयाग में एक व्यक्ति अचानक गंगा नदी में गिर गया और यहां नदी के तेज बहाव में बहने लगा, लेकिन इस दौरान मौके पर तैनात जल पुलिस के जवान ने तत्काल नदी में छलांग लगाकर और साथ ही बीच नदी तक तैरकर डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाई है, जिसके कारण जवान द्वारा व्यक्ति को नदी से बाहर निकाला गया और साथ ही मौके पर प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भी पहुंचाया गया। और मैं देवप्रयाग में नदी में गिर गया था, पुलिस वालों ने मुझे बचाया गया और मैं अपनी मर्जी से घर जा रहा हूँ। पंतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसी आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों को वन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से खाली कराने के नोटिस को लेकर सैकड़ों लोगों ने बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेंद्र बाल्मीकि की अगुवाई में किच्चा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। साथ ही इसके बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी से मिलकर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए लोगों को ना उजाड़ने की भी मांग की। व्यक्ति हैं और क्षेत्र के कई नागरिक हैं, वो आज बड़ी दहशत में है। अतिक्रमण को लेकर लगातार उनमें भय ज्ञापित है वाली बात है। तो इसी को लेकर हम लोग जो है पहले तो पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी के पास गए और आज भी जनता का जो विश्वास है वो उन्हीं पे है। तत्कालीन विधायक जो राजेश शुक्ला जी थे, माननीय राजेश शुक्ला जी के माध्यम से ये नगर पालिका बनी और इसको अस्तित्व में लाया गया नगला को, और आज इसमें इस तरीके का अगर चल रहा है तो हमने सबसे पहले उनसे ही गुहार लगाने का काम किया और उनको लेकर हम आज उप जिलाधिकारी जी से मिले और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो अगर अवैध अतिक्रमण नहीं है तो उसको बिल्कुल। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेकर कांग्रेस मुखर हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के मंत्री आम जनता को पीट रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से पिटवा रहे हैं। अराजकता का माहौल उत्तराखंड के सम्मानित मंत्री सड़कों पर दिखा रहे हैं। यह मामला गणेश जोशी को लेकर है, जिनके समर्थकों ने सरेआम एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। केंद्र की मोदी सरकार के सत्ता में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी शुरू किए गए जनसंपर्क महाअभियान के जवाब में महानगर देहरादून कांग्रेस की अगुवाई में महानगर के सभी 100 वार्डों में नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है और गोष्ठियां और साथ ही चाय पर चर्चा आयोजित कर भाजपा के 9 सालों के कुशासन की पोल खोलने का काम जनता के बीच किया जाएगा। आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई है। खबर मसूरी से है, जहां सीओ अनिल कुमार जोशी ने कहा कि मसूरी पुलिस पर्यटन सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि मसूरी में पीआरटी और होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी कर दी गई है
जो कि मसूरी पुलिस के जवानों के साथ चौक चौराहों पर व्यवस्थाओं को देखेंगे, जिससे कि यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि मसूरी पेट्रोल पंप के पास मल्टी लेवल पार्किंग को संचालन करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे किसी भी प्रकार की वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में आपने देखा होगा, पहले भी बता दिया गया था। एक तो हमारा नीचे गज्जी बैंड है जो आईटीबीपी के पास है, वहाँ से हम जितनी भी गाड़ियाँ केम्प्टी फॉल जाती हैं, जो भी केम्प्टी जाने वाले लोग हैं, जॉर्ज एवरेज जाने वाले लोग हैं या हाथी पाँव की तरफ जाने वाले लोग हैं, वो उधर से डाइवर्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को LBSNA जाना है, लवासना जाना है या कंपनी गार्डन जाना है या केम्प्टी फॉल जाना है, वो वहाँ से हरनाम सिंह रोड से वेवरली चौक से नीचे उतर जाते हैं। ये एक सिस्टम हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा जाम है। यदि बहुत ज़्यादा जाम नहीं है, हल्का फुल्का है, वीकेंड में तो ये होता ही है, ये वाला सिस्टम। वीकेंड से पहले और दिनों में मसूरी जो लाइब्रेरी चौक है, वहाँ से स्प्रिंग रोड और स्प्रिंग रोड से वेवरली चौक से हरनाम सिंह रोड से फिर वो एकेडमी रोड पर उन्हें ऐसा किया जाता है। तो ये तो है आने वालों का। अब जो जाने वाले हैं उसको फ्रीक्वेंट हम निकालते हैं, जो एकेडमी रोड है वहाँ से उसे लाइब्रेरी चौक से नीचे उतार देते हैं। यदि हमें लगता है कि वो आने वाला ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो उनको बालूगंज से डाइवर्ट करके झड़ी पानी के रास्ते बाहर कर देते हैं। इसी प्रकार लैंडौर का है, जो आने वाला ट्रैफिक है वो सीधे पिक्चर पैलेस आता है, ऊपर चला जाता है। बाकी जो नीचे जाने वाला है, यदि बहुत ज़्यादा ऊपर दबाव है और किंग पे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उसे फिर बड़े मोड़ से नीचे उतार देते हैं, फिर वो धनौल्टी रोड से होता हुआ। मलारी में BRO के कर्मयोगियों ने बहुयामी आयाम क्रिएट कनेक्ट कोर्स पूरा करने में एक और कदम बढ़ाया है। आपको बता दें कि मलारी नीति घाटी की लाइफलाइन वैली बने ब्रिज पर आवाजाही शुरू हो चुकी है, जिससे नीति घाटी में काफी रौनक भी देखने को मिल रही है। ओडिशा में हुए भीषण रेल दुर्घटना के बाद बीजेपी ने दुख व्यक्त करते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत होने वाले सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम रखे गए हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मंदिर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह दुर्घटना काफी दुखद है, जिसके लिए ईश्वर से मृत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना के कारण बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा है। और आज जो हमारे महाजन संपर्क अभियान के तहत जो जिलों में और लोकसभा स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे थे, उनको सभी कार्यक्रमों को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र वर्जी के निर्देश पर सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। और जो कार्यक्रम हमारे आज टिहरी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल जी और अल्मोड़ा में हमारे अश्विनी त्यागी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सांसदों के साथ, और सारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो महाजन संपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहे थे, वो कार्यक्रम एक दिन के सारे स्थगित कर दिए गए। लोकपाल घाटी के उच्च हिमालय तीर्थ और साथ ही सिख धर्म का आस्था का केंद्र श्री हेमकुंड साहिब में मौसम के ठीक होने के साथ तीर्थयात्रियों की संगत भी बढ़ने लगी है। श्रद्धालुओं के बढ़ने से गुरु आस्था पथ के साथ गोविंद धाम, घांगरिया और हेमकुंड साहिब धाम में चहल पहल भी बढ़ने लगी है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।